नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत पर चर्चा कर रहे थे और दिल्ली सल्तनत की अगर टाइम पीरियड की बात करें तो दोस्तों ये हमने आपको बताया है कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा और इसमें 5 राजवंशों ने शासन किया है। इसकी हमने आपको ट्रिक बताई थी कि गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। दोस्तों, गुलाब से हो जाएगा हमारा गुलाम वंश और खिले से हो जाएगा दोस्तों खिलजी वंश और उसके बाद दोस्तों गुलाब खिले तो से हो जाएगा हमारा तुगलक वंश और सूंघ लो से मतलब दोस्तों सूंघ से हो जाएगा हमारा सैयद वंश और लो से लोदी वंश हो जाएगा, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने गुलाम वंश और खिलजी वंश पर चर्चा कर ली थी। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, गुलाम वंश के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा और उसके बाद खिलजी वंश की बात करें अगर तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। और तुगलक वंश, दोस्तों तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश जो था उसका टाइम पीरियड 1320 ईस्वी से 1398 या 1414 भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कि 1398 कैसे है और 1414 कैसे है, 1412 कैसे है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तुगलक वंश में दोस्तों हम लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, गाजी मलिक, उसी को कहते हैं दोस्तों। इसके बारे में जानकारी कर ली थी। उसके बाद दोस्तों उसका पुत्र जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में भी जानकारी की थी। और उसके बाद दोस्तों आज का हमारा टॉपिक उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसका टाइम पीरियड दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। आज हम लोग पूरे तुगलक वंश के जितने भी आगे के शासक हुए हैं इन सब पर चर्चा करेंगे और आज पूरा संपूर्ण करेंगे दोस्तों तुगलक वंश को। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जब 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, तब इसकी उम्र 45 वर्ष थी। उसके बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा, दोस्तों ये यहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, ठट्टा के निकट गोडाल में। और फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। और पुनः दोस्तों जब ये दिल्ली आया तो पुनः फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को किया गया। और दोस्तों इसने खलीफा से कौन सी उपाधि धारण की थी? खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोममीन, दोस्तों ये उपाधि पूछी जाती है। कासिम अमीर उल मोममीन की उपाधि दी गई फिरोज शाह तुगलक को। और फिरोज शाह तुगलक दोस्तों इसके पिता का नाम रज्जब था और दोस्तों इसके पिता का नाम रज्जब था और ये गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई। दोस्तों ये जो रज्जब था गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई था। गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों ये तुगलक वंश का संस्थापक था और इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक था। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक बना और ये गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से कार्य किए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, राजस्व के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 कर रखे। दोस्तों 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके इसने केवल 4 करों को रखा। और उनमें 4 कर कौन से थे दोस्तों? तो ये खराज था जिसे लगान कहा जाता है, और ये खम्स, दोस्तों युद्ध में लूट का माल खम्स कहलाता था, युद्ध में लूट का माल। और उसके बाद जजिया और जगात। दोस्तों जजिया और जकात ये केवल 4 कर इसने लगाए, बाकी 24 कष्टदायक करों को इसने समाप्त कर दिया था। खराज, खम्स, जजिया और जकात। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था। इसके आगे दोस्तों देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक बना।
दोस्तों इसके सबसे पहले अगर जजिया कर की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, लेकिन दोस्तों उसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। तो जजिया कर, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक तो मोहम्मद बिन कासिम होगा आंसर, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। और दोस्तों अगर फिरोज शाह तुगलक अगर ब्राह्मणों पर जजिया कर की बात करें तो राइट आंसर हमारा फिरोज शाह तुगलक होगा। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर लगाया। दोस्तों ये जो फिरोज शाह तुगलक था एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। दोस्तों ये सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों उपज का 1/10 भाग था। और दोस्तों इसने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, इसने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। और इसने फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए थे। उसके बाद आगे देखते हैं, इसने 300, दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं दोस्तों। ये जो 300 नए नगरों की स्थापना की, इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख हैं। दोस्तों जौनपुर से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सिराज ए हिंद। दोस्तों सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर शहर को जाना जाता है, सिराज ए हिंद। दोस्तों सिराज ए हिंद इसे इसलिए कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय ईरान को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था और ये ईरानी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, और इसीलिए जौनपुर को भी सिराज ए हिंद के नाम से जाना गया। उसके बाद आगे देखते हैं, इसके शासन के काल में दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खिजराबाद यानी टोपरा गांव, दोस्तों खिजराबाद टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिजराबाद और मेरठ से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किसके शासनकाल में किया गया, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज शाह ने एक रोजगार का दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं, लड़कियों की सहायता है। दोस्तों बहुत पूछा जाता है ये भी कि अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज शाह ने एक रोजगार का दफ्तर और मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं, लड़कियों की सहायता हेतु एक नए दीवान ए खैरात, एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। दोस्तों दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की, सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, और ये किसके लिए की थी, तो दीवान ए खैरात में दोस्तों मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद दोस्तों इसने एक राजकीय अस्पताल का भी निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे दारुल सफ़ा, दोस्तों दारुल सफ़ा नामक एक राजकीय अस्पताल का निर्माण कराया जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा का, ये दारुल सफ़ा क्या है, तो राजकीय अस्पताल है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं दोस्तों। तो दारुल सफ़ा नामक एक राजकीय अस्पताल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए कराया। उसके बाद अगर आगे की बात करें तो दोस्तों पूरा तुगलक वंश हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों अगर सल्तनत कालीन शासकों की बात करें तो सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या दोस्तों लगभग 1,80,000, दोस्तों लगभग 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय थे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दास किसके समय थे, तो फिरोज शाह तुगलक के समय थे। और दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों एक नए विभाग की स्थापना की जिसे दीवान बदंगान बंदगान कहा जाता था। दोस्तों फिरोज तुगलक ने एक नए विभाग की स्थापना की, दीवान बंदगान। दोस्तों दासों की देखभाल के लिए दीवान बंदगान, और अगर बात करें गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिए इसने दीवान खैरात और राजकीय अस्पताल दारुल सफ़ा की स्थापना की। ये दोस्तों तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है कि दीवान बंदगान क्या है, दीवान खैरात क्या है, दारुल सफ़ा क्या है, और इनकी स्थापना किसने की। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने की, और ये क्या है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। दोस्तों इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, और इसने चांदी एवं तांबा के मिश्रण से, दोस्तों इसने चांदी एवं तांबा के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अद्धा एवं बिक कहा जाता है। दोस्तों किसी भी शासक के शासनकाल में जो मुद्राएं चलाई गई
उनको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ये जो फिरोज शाह तुगलक थे, इसके शासनकाल में चांदी एवं तांबे के जो मिश्रित सिक्के चलाए गए, इन्हें अध्याय एवं विक कहा गया। अध्याय एवं विक कहा गया। उसके बाद दोस्तों 1369 ईस्वी में इसने कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण कराया। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने 1369 ईस्वी में कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का निर्माण कराया। और इसने दोस्तों कुतुब फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है उसकी रचना खुद फिरोज शाह तुगलक ने की। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों फतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की। और दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। और दोस्तों फतवा ए जहांदारी तारीख फिरोज शाही की रचना की है। बर्नी ने फतवा ए जहांदारी एवं तारीख फिरोज शाही की रचना की है। और फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में, दोस्तों ये जो ज्वालामुखी मंदिर था ये गुजरात में था दोस्तों, गुजरात में। और इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया। तो दोस्तों ये जो ज्वालामुखी मंदिर से 1300 ग्रंथों को फिरोज शाह तुगलक ने लूटा था, इनका फारसी अनुवाद अपाउद्दीन के द्वारा कराया। और किस नाम से कराया? तो दलायते फिरोज शाही के नाम से इसने अनुवाद कराया। उसके बाद दोस्तों फिरोज तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण कराया। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाया। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु दोस्तों 1388 ईस्वी में हुई। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई और इसे हौज खास परिसर दिल्ली में दफनाया गया। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को हौज खास परिसर दिल्ली में दफनाया गया और इसकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। उसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद खान ने शासन किया। दोस्तों मोहम्मद खान ये 1388 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत, जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई उसके बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। लेकिन कुछ दिनों के लिए ही मोहम्मद खान ने शासन किया दोस्तों। और इसके कुछ दिन शासन करने के दौरान कुछ ही दिनों में इसकी हत्या कर दी गई। तो दोस्तों ये एक अयोग्य शासक, इस कारण इसकी हत्या कुछ ही दिनों में कर दी गई और इसका शासनकाल केवल 1388 ईस्वी में ही रहा। उसके बाद दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड 1388 ईस्वी तक इसका भी टाइम पीरियड रहा दोस्तों। ये सभी दोस्तों अयोग्य शासक थे, इसलिए इनका टाइम पीरियड बहुत छोटा रहा, 2-3 महीनों का। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड ये मोहम्मद खान की हत्या के बाद दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक का पोता गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड अगला शासक बना। दोस्तों मोहम्मद खान की हत्या करने के बाद ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, ये गयासुद्दीन तुगलक, ये दोस्तों इसकी अगर बात करें मोहम्मद खान की हत्या करने के बाद दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक का पोता, दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का पोता गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड अगला शासक बना। लेकिन दोस्तों 5 महीनों के अल्प शासन के बाद इसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों 5 महीनों के अल्पकालीन शासन में गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड जो फिरोज शाह तुगलक का पोता था, इसकी भी हत्या कर दी गई। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर अबू बकर का शासन हुआ। दोस्तों ये सभी तुगलक वंश के शासक हैं। अबू बकर, इसका टाइम पीरियड दोस्तों 1389 से 1390 ईस्वी तक रहा। उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के शासन पर बैठा। और इसका पुत्र दोस्तों हुमायूं, 1394 ईस्वी से 1395 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत यानी तुगलक वंश का अगला शासक हुआ। उसके बाद दोस्तों हुमायूं के बाद में अगर बात करें तो नसीरुद्दीन महमूद शाह, दोस्तों इसके ऊपर है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह जिसने शासन किया है 1390 से 1394 ईस्वी तक। और नसीरुद्दीन महमूद शाह 1395 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक इसने शासन किया है। दोस्तों मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह बना। लेकिन दोस्तों इसी के शासनकाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद शाह के ही शासनकाल में 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया। ये दोस्तों तैमूर एक पैर से लंगड़ा था, इसीलिए इसे तैमूर लंग के नाम से जाना जाता है। तो 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को
तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर हो गया तथा सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह स्वयं गुजरात भाग गया। तो दोस्तों ये जो नसीरुद्दीन महमूद शाह था ये गुजरात भाग गया। और हमने आपको बताया था कि 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक इसका शासन कैसे रहा। तो 1398 17 दिसंबर 1398 को जब दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो नसीरुद्दीन महमूद शाह स्वयं गुजरात भाग गया। और यहीं पर दोस्तों एक तरीके से कहा जाए तो तुगलक वंश का अंत हो गया। इसलिए 1398 ईस्वी इसका राइट आंसर माना जाता है कि तुगलक वंश ने 1398 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन दोस्तों अब इसके आगे की कहानी क्या रही वो आपको बता देते हैं कि 1412 और 1414 कैसे हुआ। तो दोस्तों पुनः वजीर मल्लू खान ने सुल्तान यानी नसीरुद्दीन महमूद शाह को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बिठाया। दोस्तों पुनः जब ये 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के आक्रमण के समय गुजरात भाग गया, उसके बाद पुनः वजीर मल्लू खान ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बिठाया और सन 1412 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिससे तुगलक वंश का अंत हो गया। तो दोस्तों 1398 कब राइट आंसर होगा तुगलक वंश का और 1412 कब होगा, तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश। दोस्तों सैयद वंश पर चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा वंश है, बहुत ही कम टाइम पीरियड पर इसने शासन किया है। दोस्तों 1400 अगर सैयद वंश के टाइम पीरियड की बात करें तो 1414 ईस्वी से और 1451 ईस्वी तक सैयद वंश ने शासन किया है। इसके बारे में कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे और कल की क्लास में दोस्तों संपूर्ण सैयद वंश पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।